हाय, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू मेक आईएएस। मेरा नाम है अमित कपूर और हम लोग शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आईपीएफ की चर्चा करते हैं। देखो, आईपीएफ श्रृंखला में ये 15वां आईपीएफ है। तो ये लास्ट आईपीएफ है पॉलिटी का भी, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखना कि 15, 14, 12 ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज हम लोग इस बार कर रहे हैं। तो प्रत्येक टॉपिक से कुछ जो है मुद्दे हम उठाते हैं जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो ये 15वां आईपीएफ है और ये अंतिम आईपीएफ है पॉलिटी से संबंधित। ओके, ये पॉलिटी से संबंधित लास्ट आईपीएफ है। और इसके बाद में जो है सीधे हम लोग 16वें आईपीएफ से बात करेंगे पर्यावरण। इन्वायरमेंट में आप जानते हैं कि भाई कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है, 20 से 22 क्वेश्चन मान लो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें हमने 14 आईपीएफ बनाए हैं। ओके, 14 आईपीएफ। और बाकी जो आप लोग देखेंगे अभी, तो हम जियोग्राफी का लगभग 15 आईपीएफ आपको देखने को मिलेंगे, 15 या 20 के करीब वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी ज्यादा मटेरियल हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटेगा नहीं। तो हमने जैसे बताया था कि लगभग आपके 150 में 120 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन सीधे तौर पर यहीं से मिलेंगे और इससे ज्यादा आप कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। 15वां आईपीएफ है। पीडीएफ जो लोग डिमांड करते हैं, देखो भाई, पीडीएफ जो है वो पीडीएफ जो है ये पीएमपी प्रोग्राम चलता है, आप यहां से रिसीव करेंगे। आप फोन कर सकते हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं, मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे फोन कर सकते हैं और वहां से मांग सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके, जैसा कि ये जो नए व्यूअर बता देना चाहता हूं कि भाई ये टॉपिक वाइज कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज, और इसमें 20 जो है फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो हम लोग मुद्दे बात करेंगे वो है राजनीतिक दल, संविधान संशोधन, जो प्रमुख हैं उनके बारे में बात करेंगे, राजभाषा के बारे में, और स्थानीय स्वशासन, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दलीय व्यवस्था, कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखने को, चलिए। तो दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। देखो, अब यहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। जैसे 1950 जो है ना, एक और है हमारे पास में पीआरए, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है वो 1950 है, उसमें अलग मुद्दे दिए गए हैं। और यहां देखें, अगर 1951 में तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण की बात कही कि इसके आधार पर ही राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। ठीक है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तो इसके आधार पर, अर्थात पीआरए 1951 के आधार पर यह करता है। कौन? निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं और बाकी कोई भी संस्था नहीं, निर्वाचन आयोग ही करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद में एक और फैक्ट है इसमें कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा राजनीतिक दलों को प्रथम बार, अर्थात पहली बार वर्ष 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली और यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई पहली बार जो है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिलना स्टार्ट हुई, तो उसके बारे में ये ध्यान रखना कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसी बातें कही गई। खासकर और भी आप देखें तो एक मुद्दा जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो ये है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान भी किया गया। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये मत पाल लेना, क्योंकि दल बदल आप ज्यादा पढ़ते हैं। तो दल बदल जब आप ज्यादा पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप पहले वाले जो इशू है, कोई मुद्दा है, उसको भूल जाएं। तो दल बदल के साथ में इसको भी ध्यान रखेंगे। हम इसमें स्टार लगा देते हैं और इसमें भी स्टार लगा देते हैं, ये तो कई बार पूछा गया। ठीक है, एक और मुद्दा जोड़ा गया दल बदल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 10वीं अनुसूची में संशोधन भी किए गए थे। मैं बता देना चाहता हूं कि संशोधन क्या किए गए। इसमें संशोधन यह किया गया था कि अगर कोई भी दल, उसके 1/3 सदस्य जो है वो
पहले इसमें ऐसा होता था, यहां से 52वें संविधान संशोधन से, कि एक तिहाई दल, किसी भी दल का एक तिहाई सदस्य अगर जाते हैं किसी दूसरे दल में शामिल होते हैं जाके, तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाती थी। ठीक है, अब क्या किया गया, 2003 में 51वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ये उस प्रावधान को हटा दिया गया। अब ये कहा गया कि आप भले ही किसी दल से एक तिहाई सदस्य आते हैं, अगर किसी दूसरे दल में जो सत्ता में है या सत्ता में नहीं है जाते हैं, उसमें शामिल होने जाते हैं एक तिहाई, तो उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, अर्थात वो जो है पार्लियामेंट के या विधानमंडल के सदस्य नहीं रहेंगे। तो ये बदलाव किया गया था। ये बदलाव जो है, इसको मैं स्टार लगा देता, ये बदलाव सन 2003 में किया गया। तो ये मुद्दे आपको समझ में आ गए होंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखें, ये आंतरिक दलीय लोकतंत्र, इसकी बात करते हैं। देखिए, आंतरिक दलीय लोकतंत्र ये राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, और जो दल के पदाधिकारियों के चुनाव समय समय पर होते रहते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय पार्टी की मान्यता देने का अधिकार निर्वाचन प्रतीक अर्थात आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी मान्यता देने के, राजनीतिक दलों को मान्यता देने की बात आती, तो वो जो अधिकार है, अभी जैसे हमने बताया था कि पंजीकरण कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, तो उसी तरह से मान्यता देने का अधिकार है राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता अगर बात करें तो निर्वाचन आयोग करता है। और वो किसका प्रयोग करता है, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत। वर्तमान में देश में कुल 6 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नोट डाउन करेंगे क्योंकि अभी जस्ट बदलाव आए हैं, फरवरी 2024 में मुझे लग रहा बदलाव किए गए हैं, और निश्चित तौर पर आपसे पूछेगा। नहीं तो जो मार्च में पेपर होने वाला था ना, जो पोस्टपोन हुआ पीसीएस का, तो अब ध्यान रखना कि उसमें जरूर ये पूछा जाता और पूछा भी गया है। तो कितनी है इस समय राष्ट्रीय पार्टी, तो 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। इसमें पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसके बाद में दूसरा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। आम आदमी पार्टी को ध्यान रखना, आम आदमी पार्टी को ये अभी नई पार्टी है और इसको शामिल किया गया है। जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब और गोवा में जो है, ये 4 राज्यों में क्राइटेरिया है, जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसने फुलफिल किया है वो क्राइटेरिया और इस वजह से इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, अंडरलाइन करेंगे, और एक और है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये कुल मिला के 6 हैं। एक यहां पे चीज मैं शामिल करना भूल गया हूं, उसको हम अगले आईपीएफ में या कल बता देंगे कि कौन सी पार्टियों को निकाल दिया गया है, हटा दिया गया। जैसे तृणमूल कांग्रेस को हटा दिया गया है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी कितनी पार्टियां हैं, कौन सी पार्टियां, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी पार्टियों को जो है राष्ट्रीय दर्जा उनसे छीन लिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा। लेकिन इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर मतदान होता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता। इसमें कभी भी आपसे स्टेटमेंट पूछे कि मानक कौन निर्धारित करता है, तो मानक देखना कि निर्वाचन आयोग आप टिक ना करें, निर्वाचन आयोग ना टिक करे। राजनीतिक दल खुद जो है अपने स्वयं के स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करते हैं और बनाते हैं। तीसरा पॉइंट देखें तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। आप जब भी आप देखते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं तो वो एक प्रतिक्रिया स्वरूप कि भाई हम यहाँ पे राष्ट्रीय पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई थी, 1885 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी प्रथम अध्यक्ष देखें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। ओके, और इसकी स्थापना 1980 में की गई। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। क्वेश्चन जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन पूछे गए। जैसे 2000 मुझे लग रहा है 22 या 23 में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पार्टी जो है उसका गठन कब किया गया था। ओके, तो ये सारी बातें। तो भारतीय जनता पार्टी का गठन कब किया गया, उसमें जो अभी पूछा गया क्वेश्चन मुझे लग रहा है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इसकी स्थापना डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने
1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय पार्टी जो बहुत पुरानी है, अगर देखें अभी भी सक्रिय है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, ये इसका गठन आप समझो 1925 में किया गया था। ओके, आज भी जो है ये कह सकते हैं संचालित है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। तो यहां से एक क्वेश्चन बनाया गया था, और आप जानते हैं कि स्टेट पीसेस खासकर यूपी में और अदर भी स्टेट पीसेस की बात करें तो वहां पे क्वेश्चन जो है वो रिपीट किए जाते हैं, तो आप ध्यान रखें। अच्छा, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की बात कही थी या समर्थन किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत में दल विहीन राजनीति की बात करते हैं, तो वो दो ऐसे कद्दावर नेता और कह सकते हैं कि स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, तो वो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण है। तो दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं। ओके, दल विहीन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, प्रजातंत्र मतलब दल विहीन लोकतंत्र की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। फिर से आप देख रहे हैं कि ये बात जो है कि राष्ट्रीय पार्टी या किसी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा जो है वो कैसे कौन देता है, ये तो हमने बात कर ली, लेकिन कैसे दिया जाता है, वो क्राइटेरिया क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। तो निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति दी जाती है जब वो 3 शर्तों में से कोई एक पूरी करता हो। तीनों शर्तें नहीं, कोई एक शर्त पूरी करता हो। तो राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 में से कोई एक क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला, ध्यान से सुनेंगे क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले आम चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों, लीगल वोट, ठीक है, लीगल वोट्स का कम से कम 6% और साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हों। बड़ा टफ है, कोई नई पार्टी तो हिम्मत भी नहीं करेगी कि उसको कम से कम 4 लोकसभा सीटें या कम से कम 6% जो है, यानी साथ ही इसी के साथ में कम से कम 6% वोट वो मिले हों, वो भी वैध मत होने चाहिए। और इसी के साथ में उसमें ऐड किया गया है कि कम से कम 4 लोकसभा सीटें। काफी बड़ा ये एक क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना बहुत आसान नहीं होता है। ओके, अब ये बात ध्यान रखना, तो किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा के पिछले चुनाव या उन राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटें। तो एक तो ये क्राइटेरिया। दूसरा है कि उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। और अच्छा, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा तथा ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने गए हों। 3 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से, 3 राज्यों से, अलग अलग राज्यों से ये चुने जाने चाहिए। तो ध्यान रखना, इसमें दोनों क्राइटेरिया इसमें प्लस लगा रहे हैं कि 2% तो सीटें हों था, ये सदस्य कम से कम 3 राज्यों से चुने जाएं। 3 राज्य, किसी एक राज्य से नहीं है। अगर 2% सीटें मिल रही तो वो किसी 3 राज्यों में, ये भी बहुत टफ है। तीसरा अगर देखें तो ये थोड़ा सा बाकी 2 की अपेक्षा थोड़ा सरल है, इजी टास्क है। उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ओके, राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। ओके, अब देखो ये जो क्राइटेरिया है ये आम आदमी पार्टी ने फुलफिल किया हुआ था। कैसे फुलफिल किया? कि कम से कम 4 राज्य, तो दिल्ली को भी ध्यान रखना राज्य के तौर पर गिना जाता है, हालांकि है वो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, लेकिन गोवा, दिल्ली और इसके बाद में इसके बाद में आप गुजरात की बात करें और पंजाब में, तो 4 राज्यों में एक राज्य स्तरीय दल की मान्यता उसको प्राप्त है और यही क्राइटेरिया फुलफिल किया और इसी वजह से उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। ओके, इसी वजह से उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई।
अब हम बात करते हैं यहां पे कि ऐसे राजनीतिक दल जिनको एक तरह से राज्य स्तरीय दर्जा जो है वो कैसे प्राप्त होता है। तो यहां पे भी क्राइटेरिया दिए गए हैं, इसको कोई इसमें फुलफिल करना चाहिए। देखें तो ये फिर से वही बात की निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 यथा संशोधित के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राज्य स्तरीय, यहां प्रश्न में क्षेत्रीय दल से तात्पर्य राज्य स्तरीय दल से, यह ध्यान रखना, ठीक है, राज्य स्तरीय दल से ही है कि मान्यता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसे उस राज्य विशेष में हुए विधानसभा के पिछले आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का, ध्यान रखना वैध मत, कुल पड़े मत नहीं है, जिससे लीगल जो वोट हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो ये आपने दिमाग में जहन में रखना, मैं बार बार इसी वजह से डिक्टेट भी कर रहा हूं कि कुल वैध मतों में न्यूनतम 6% मत एवं न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त हों। तो वैध मत न्यूनतम 6% वोट प्राप्त हो जाए और 2 सीटें वो, तो उसको एक तरह से राज्य स्तरीय दल का जो है एक तरह से दल की मान्यता प्राप्त हो जाती। और एक इसके बाद में और भी इसमें बताया गया है कि अगर ये नहीं तो ये, या लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कुल पड़े वैध मतों में न्यूनतम 6% मत एवं उस राज्य से न्यूनतम 1 लोकसभा सीट जीती हो। तो एक तो ऊपर हो गया कि भाई किसी राज्य में चुनाव हुआ है, पिछले साल चुनाव हुआ है, उस आम चुनाव में उसने 6% वैध मत हासिल किए हो और साथ ही साथ कोई 2 सीटें, कोई 2 उसके विधायक बने हो, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि लोकसभा में पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% और 1 लोकसभा सीटें, अगर ये नहीं तो फिर एक, या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, इसमें प्रत्येक आधे से अधिक भिन्न को 1 गिना जाएगा, अथवा तो 3% सीटें अथवा न्यूनतम 3 सीटों में से जो ज्यादा हो प्राप्त होना चाहिए, या तो न्यूनतम 3% सीटें या न्यूनतम 3 सीटों में से जो भी ज्यादा हो प्राप्त होना चाहिए, आप उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा या मान्यता प्राप्त हो जाएगी। अगर ये नहीं तो फिर एक और क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें बोला गया कि लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस राज्य से प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तदनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त हो। इसमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है, ना परसेंटेज बताया गया है, ना सीटों की बात की गई, लेकिन सदस्यता की बात की गई है, ठीक है, कि कम से कम जो है 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तद अनुरूप निर्धारित संख्या का हिस्सा प्राप्त होना चाहिए। अगर ये नहीं तो लास्ट में बोला गया कि लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों में न्यूनतम 8% मत प्राप्त कर ले और इसी के साथ वो राज्य स्तरीय दल का दर्जा उसको मिल जाएगा, वो प्राप्त कर सकेगा। तो ये इसमें कम से कम आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 मुद्दे दिए गए हैं। और अगर राष्ट्रीय स्तर के पार्टी की मान्यता चाहिए तो उसके लिए 3 मुद्दे दिए गए हैं, 3 क्राइटेरिया दिए गए हैं, फुलफिल करना चाहिए। ओके, फुलफिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखें। भारतीय संविधान की बात करें तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो नम्रता और अनम्रता, मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कठोर भी है और नम्र भी है, इसका मिश्रण है। इसमें संशोधन का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। तो ध्यान रखना, कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी क्वेश्चन पूछता है कि भैया कौन से भाग में जो है कौन सी चीज दी गई है, कौन से विषय दिए गए। तो भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में बात कही गई है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन है, पहला साधारण, दूसरा विशेष बहुमत और तीसरा विशेष तथा राज्यों के द्वारा अनुमोदन। ओके, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनता जाके, तीसरे में तो बड़ी मुश्किल होती है कि विशेष बहुमत भी होना चाहिए और राज्यों से अनुमोदन भी प्राप्त होना चाहिए, तभी कोई संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के लिए विधेयक
संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जब ऐसी कोई बात नहीं कि भाई केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाए। जब भी संविधान संशोधन की बात होती है तो इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों जो है आप ये कह सकते हैं कि बराबर की शक्ति उनको है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा वहां पे कमतर है। तो जब कभी भी संविधान संशोधन की बात आती है तो दोनों सदन जो है इसमें बराबर की शक्तियां रखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। और ध्यान रखना यहां पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। अगर ये प्रस्ताव गिर गया किसी भी सदन में तो वहीं पे प्रस्ताव खत्म हो जाता है, विधेयक खत्म हो जाता है। तो ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान इसमें नहीं दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। राष्ट्रपति का निर्वाचन में उसकी प्रक्रिया संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन, ये 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषद संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 279 का, और संघ राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधान, संविधान संशोधन की संसद की शक्ति, उसकी प्रक्रिया आदि ऐसे विषय हैं जिन पर संवैधानिक संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की संपुष्टि आवश्यक है। सब नोट डाउन करना। इसको मैं एक बार स्टार भी लगा देता हूं, के बारे में एक बार स्टार भी लगा देता हूं। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत और साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की आप ये कह सकते हैं सिफारिश जो है या उनका प्रतिवेदन जो है वो भी आवश्यक है। ओके, तो ध्यान रखना संपुष्टि है, कह सकते हैं कि भाई पुष्टि करना। तो ये जो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हमें दोनों की आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि संविधान के अनेक उपबंधों में संसद दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधन कर सकती है। अच्छा, इनमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्य के नाम में परिवर्तन और राज्यों में विधान परिषदों का सृजन और समापन आदि ये शामिल होते हैं। तो जब कभी भी हम बात करते हैं ना कभी साधारण बहुमत जो है वो कैसे कौन से ऐसे प्रावधान है जहां पे हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं, तो ये सारे जो है ऐसे मुद्दे हैं जहां पे हम साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। और ध्यान रखना ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएंगी। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो आपको मुद्दे दिए गए, अब यहां पे 368 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 368 का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो अब ये सारे मुद्दे ध्यान रखना आप लोग, नहीं तो कंफ्यूजन करें नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा। देखो आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, यहां से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे सीधे पूछेगा कि वो कौन से विषय हैं, वो कौन से विषय हैं जिसमें विशेष बहुमत साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों की संपुष्टि आवश्यक है। और आपको नीचे विषय दे दिए जाएंगे, ABC दे दिए जाएंगे, उसमें कोई एक ऐसा विषय रहेगा जिसको साधारण बहुमत से संशोधित करने की बात करता है। बाकी 3 ऐसे मुद्दे दिए जाएंगे अगर मान लो ABCD में देता है तो, नहीं तो अगर 1 2 3 4 करके दे देगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये सारे मुद्दे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे मुद्दे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 8वां, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 2 नए अनुच्छेद 31 का और 31 का ABCD में दिया गया। हाँ ठीक है, 31A और 31B तथा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आप जानते हैं 9वीं अनुसूची में ऐसे मुद्दे जिसपे पहले तो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। कुछ ऐसे मुद्दे थे जो संपत्ति को लेकर थे। ठीक है, आपको संपत्ति जिनके पास में है उनसे हम कुछ जैसे ट्रैक निकलवाना है, रेल ट्रैक है, सड़क बनवानी है, तमाम सारे जो सार्वजनिक कुछ काम होते हैं तो उनके लिए, तो ऐसे विषय 9वीं अनुसूची में डाले गए थे। तो पहला ही संशोधन किया गया 1951 में और उसमें 2 अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ा गया, साथ ही साथ 9वीं अनुसूची जोड़ी गई।
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक की बात करता है, अभी हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद में आप देखेंगे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, एक बार ये इसको क्रॉस चेक कर लेना, मुझे लग रहा है 88 है और 89 में इसको लागू किया गया था, अक्टूबर 89 में शायद लागू किया गया था, और ये संशोधन जो हुआ था वो 88 में हुआ था। ठीक है, वो 88 में हुआ था, तो इसको एक बार आप लोग देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये 88 है और ये 88 है, और 1989 में जब ये 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, तब जो है ये आयु जो है ये लागू हुआ था, लागू कह सकते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोग, कंफ्यूजन नहीं पालना एकदम से कि मास्टर ने गलत बता दिया। मास्टर गलत नहीं बताया, ये ठीक ही है। ठीक है, ये ठीक है। और 1989 से जो है जब 10वीं लोकसभा का चुनाव हुआ तब से ये जो है लागू हुआ। चलिए, 86वें संविधान संशोधन नियम 2002 द्वारा जोड़े गए नए अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार उपबंधित है। अनुच्छेद 51 ए में या 51 ए दिया गया है, का दिया गया है 51 का के अंतर्गत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इसमें कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो माता पिता या संरक्षक के कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो ये एक तरह से कर्तव्य, जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें तो वहां पे भी जोड़ा गया, और वो जो है राज्यों पे एक तरह से कर्तव्य जोड़ा गया, डाला गया। और इसके बाद में नीति निर्देशक तत्वों में भी जोड़ा गया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे। और ये राज्य पर फिर से पुनः एक तो गारंटी शुदा कर्तव्य, एक तो गारंटी दी गई कहां पे, मौलिक अधिकारों में, कि शिक्षा जो है 6 से 14 के बीच में जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क। और फिर इसके बाद में यही प्रावधान एक कर्तव्य के रूप में राज्य पे एक कर्तव्य के रूप में नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया। और फिर इसके बाद में ये व्यक्तियों के पर भी एक कर्तव्य डाला गया, और वो व्यक्तियों के कर्तव्य मतलब मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के जो भी जिनके माता पिता हैं वो शिक्षा जो उनको दिलवाए। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो ये तीनों भागों में जोड़ा गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2003 द्वारा मंत्रिमंडल के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की संख्या के अधिकतम 15% तक, राज्यों में किंतु 12 से कम नहीं निर्धारित की गई थी। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं संविधान संशोधनों की कि कैसे कैसे किए गए हैं। 79th इसमें देखें, माफी चाहूंगा, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसका दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये 1991 में दिया गया है। 69th है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला गया, मतलब एक नेशनल कैपिटल रीजन बोला गया था। कब बोला गया? 69। ओके, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ध्यान रखना, ये 2011 में इसमें मौलिक अधिकारों में भी जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों में आप जानते हैं कि 19 में जो है सहकारी समितियों के बारे में एक जैसे नहीं संघ बनाने की स्वतंत्रता,
संगठन बनाने की स्वतंत्रता, तो सहकारी समितियों को जो है वो आर्टिकल 19 में भी इसको जोड़ा गया है। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्टिकल मैं यहां पे लिख देता हूं, आर्टिकल 19 में भी इसको जोड़ा गया। तो आप जानते हैं कि इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता या संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात कही जाती है। संगठन बनाने की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात, तो उसी में सहकारी समितियों को भी ऐड किया गया, कहां पे, आर्टिकल 19 में। तो ये सब आर्टिकल आप ध्यान रखना क्योंकि आपसे पूछे जाते हैं लगातार, यहां से ये आर्टिकल पूछे जाते हैं। चलिए, सभा संविधान संशोधन, लगातार ये पूछा गया है कि कैसे कैसे कैसे, हर एक आप देखेंगे कि जो भी स्टेट पीसीएस हुए सब में एग्जाम में पूछा गया है और कई बार रिपीट किया गया है। तो सभा संविधान संशोधन अधिनियम, भारत बांग्लादेश सीमा समझौता, इसका क्रियान्वयन, 101वां संविधान, ये 2016 में जीएसटी से संबंधित है, और 102, ठीक है, ये 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 103वां की बात करें तो ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से संबंधित है या देने की बात करता है। तो 100, 101, 102, 103, 104वां भी देख लो। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके अनुसूचित जाति अर्थात एससी और एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन ध्यान रखना, ये एक थोड़ा ध्यान रखना कि यहां पे एक प्रावधान को रोक के रखा गया, अभी हटाया नहीं गया लेकिन रोक के रखा गया। इसी में था ये 334 में, वो ये था कि एंग्लो इंडियन के मनोनयन की व्यवस्था भी इसी में कही गई थी, लेकिन इस अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया। एससी एसटी वाले तो मुद्दा वो तो आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, 2 एंग्लो इंडियन का, अगर लोकसभा में उनका बहुमत या उनकी प्रस्थिति नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय ऐसा करते थे। तो ये प्रावधान अभी रोक के रखा गया है, अर्थात उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। अतः जिससे इनके लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 331 और विधानसभा में संबंधित राज्यपाल द्वारा 333 अनुच्छेद के तहत मनोनयन की व्यवस्था संविधान के प्रारंभ के 70 वर्ष बाद 2020 से निष्प्रभावी हो गई। तो ये आप लोग खास ध्यान रखना, अब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो वो 104वां संविधान संशोधन नियम 2019 से लागू ये संशोधन किया गया और 2020 से ये प्रभावी हुआ है। ओके, अब 105वें की बात करते हैं। तो 105वां संविधान संशोधन नियम ये 2021 में आया और इसके द्वारा देखें तो राज्य एवं संघीय क्षेत्रों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची स्वयं के उद्देश्यों के लिए तैयार कर सकने के अधिकार को बहाल किया गया। कहा गया कि अब राज्य भी जो है ऐसा काम कर सकते हैं। पहले मना कर दिया गया था, लेकिन सन 2021 में बोला गया कि भाई अब जो है राज्य और संघीय क्षेत्र भी सामाजिक शैक्षणिक के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर सकते हैं। संविधान के आधारभूत संरचना बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का अर्थ यह है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे मूलभूत हैं जिन्हें संशोधन कर समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये आधारभूत संरचना के सिद्धांतों का जो प्रतिपादन है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवरन भारती केस या वाद 1973 में किया गया। ओके, 1973 में ये किया गया। तो इसके बारे में थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना, ये सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए हुए। अब इसमें बहुत मेन देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। चलिए, 7वां ये 7वां संविधान संशोधन ये 1956 में है। इसमें देखो क्या बोला गया था कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय का प्रावधान पेश किया गया। वर्ग ए बी सी डी राज्यों का अनुमूलन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। वो ये ए बी सी डी आया था, हमने शुरुआत में बताया था कि ए बी सी डी जो है ये आए हुए थे और इसके बाद में ये खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें ए बी सी डी जो है ये राज्य इसको समाप्त कर दिया गया। इसका उल्लंघन करके 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे।
केंद्र शासित प्रदेशों का परिचय इसमें बताया गया कि भाई कैसे होने चाहिए, क्या उसके बारे में बात कही गई। तो ये 7वां संविधान। इसके बाद में और अच्छा, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम में तमाम सारे और भी मुद्दे शामिल किए गए हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। 24वां संविधान संशोधन 1971 में आया और इसमें संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। देखो उस समय इंदिरा गांधी जी एक तरह से ऐसा व्यवहार कर रही थी कि पूरा संविधान जो है उथल पुथल कर दिया गया था। तो और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है हम ये आर्टिकल आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या बातें कही गई। तो राष्ट्रपति को स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई भाई कि आपको जो है कोई भी संविधान संशोधन या फिर कोई विधेयक आपके पास में आता है तो आपको स्वीकृति देना ही देना है, आप मना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी बातें जो है कही गई थी। तो 24वां संविधान 1971 में आया। 35वें की बात करें तो सिक्किम का राज्य जो है इसको एक सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। सहयोगी राज्य का मतलब एक तरह से सहयोगी राज्य की इसने इच्छा जाहिर की थी कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो इस तरह से एक सहयोगी। 36वां संविधान की बात करें तो फिर ये 1975 में आया था और ये सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया। ओके, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया इसमें। ओके, तो ये सारे मुद्दे आपको क्लियर हो गए। और भी यहाँ पे दिए गए देखें तो 71वां संविधान सन 1992 में आप जानते हैं कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और दूसरा मुद्दा था आधिकारिक भाषाओं की कुल संख्या अब बढ़ाकर या बढ़कर 18 हो गई थी या बढ़ाकर 18 कर दी गई थी। तो ये 71वें संविधान अधिनियम 1992 में किया गया था। इन भाषाओं का ध्यान रखना क्योंकि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन जरूर पूछा है इस बार 2024 में भाषाओं को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इस बार। ओके, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये 71वां संविधान 1992। 73वें संविधान 1992 की बात करें तो यहाँ पे आप जानते हैं, सब लोग जानते हैं, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और पंचायती राज संस्थाओं तथा उससे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन में एक नया भाग जोड़ा गया जिसको आप बोलते हैं भाग 9। क्या बोलते हैं? भाग 9। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें। कुल मिलाके 29 विषय हैं इसमें। विषय कितने हैं? 29 विषय हैं, इनको ध्यान रखना। 74वें संविधान संशोधन आप जानते हैं कि भाई ये शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें। ओके, और इसमें भी एक नया भाग जोड़ा गया। अब ये भाग कौन सा था? ये भाग 9B था और एक 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और कुल मिला के इसमें 18 विषय जो है वो रखे गए। किसमें? 18 विषय। तो पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय दो ये 1992 में लाए गए, लेकिन अलग अलग संविधान संशोधन किए गए। तो 73वां और 74वां। 92वां संविधान सन 2003 में बात करें तो यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। ओके, ये 8वीं अनुसूची में इनको जोड़ा गया और कुल मिलाकर अब अगर आप देखें तो जो आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो 18 से बढ़ाकर 22 कर दी गई। कब? सन 2003 में। 106वां संविधान संशोधन 2023, ये महिला आरक्षण विधेयक था, हाल में आया हुआ है, बहुत चर्चा में है, पूछा जाएगा आपसे निश्चित तौर पर। जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल की गई है। तो एक बड़ा मुद्दा जो है आपसे पूछा गया। इसमें एक खास बात ध्यान रखना कि पुदुचेरी को जो है वो शामिल नहीं किया गया है, पुदुचेरी को नहीं शामिल किया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है इसमें, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 251 में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए। 243(1) के तहत संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का प्रयोग भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। तो ये सारे मुद्दे जो है आपको 243(1) में बात कही गई। 243 नहीं, 343 से लेके 351 है, ठीक है, 343 से लेके 351। तो 343(1) में जो है संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ओके, बहुत
ऐसे कमेंट आते हैं कि सर आपने गलत, नहीं नहीं, जो लिखा हुआ है ठीक है वो सही है, हालांकि मैं करेक्ट कर ही देता हूं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं पालना अपने दिमाग में, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन करे। 343 में ऐसी बात नहीं कही गई, किसमें कही गई है? हाँ, 344 में ऐसी बात कही गई, 344 में ऐसी बात कही गई है। प्रथम राज्य की, अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए 344 इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? प्रथम राज्य की भाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित किया गया। इनका नाम ध्यान रखना, कब गठन किया गया है और कौन से आर्टिकल के तहत। ओके, तो 344 4 के तहत राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया और इस समिति को लोकसभा से आप देखेंगे तो इस समिति में 20 सदस्य लोकसभा थे और 10 सदस्य जो है वो ये राज्यसभा से। मोस्ट ऑफली आप देखेंगे कि जो भी आयोग गठित किए जाते हैं, जो संसदीय समितियां होती हैं, 2:1 का आंकड़ा रहता है, 2:1 का आंकड़ा रहता है, 2:1 अनुपात रहता है, ठीक है। दो मतलब एक ऐसा बेस कैसे 2:1 मतलब एक लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1, कुछ ऐसा जो है प्रावधान किया जाता है जब भी हम संसदीय समितियों की बात करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया। 243, 244 और 244 4। अच्छा, अनुच्छेद फिर से देखो 243 बोल रहा हूं, 343 1, 343 4 और 344। इसके बाद में 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध इसमें बात कही गई और अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया कि भाई अगर राज्य आपस में रूबरू होना चाहते हैं, एक राज्य और कई राज्य हैं या कई सारे राज्य एक साथ रूबरू होना चाहते हैं, पत्राचार करना है उनको, तो 346 में ऐसी बातें कही गई हैं कि उनकी राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में बात कही गई। या मान लो कोई राज्य या संघ बातचीत करना चाहता, पत्राचार करना चाहता है, तो उसके लिए क्या भाषा होनी चाहिए, 346 में बात कही। 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध की बात कही गई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की। अंडरलाइन करेंगे, इसको मैं स्टार लगा देता हूं। 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई। इसी के आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है उसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों तथा विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं। तो 348 में बातें, 348 एक का के तहत प्रावधान किया गया कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अंडरलाइन करेंगे इसको। आप जानते हैं, एक बार मैं देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं या शायद हाँ वही कुछ बातें हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप अंग्रेजी में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। वो इस वजह से कोई एक वकील साहब थे जो हिंदी में बात कर रहे थे लगातार। ये देखिए बोल रहा है 348 एक का बोलता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अब क्यों होंगी, ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा जो है वो मूल जो प्रति हमारी है संविधान की, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी, बाद में उसको जो है हिंदी भाषा में भी लिखा गया। तो पहले जो लिखा गया है वो इंग्लिश में लिखा गया है। तो उसकी लैंग्वेज को समझने के लिए जजेस को थोड़ा सा ये रहता है कि भाई इंग्लिश भाषा आप बोलिए। तो इसी वजह से मुझे जहां तक लगता है कि 348 एक का में ऐसा प्रावधान किया गया, इसी वजह से जज साहब जो बोल रहे थे कि आप इंग्लिश में बात करिए। ओके, अनुच्छेद 350 का के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान उल्लिखित है, ठीक है। और मातृभाषा की बात, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा 350 खा में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे, ऐसी बात कही गई। और
1951 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए कि राज्य जो है या राष्ट्रपति महोदय या सरकार कुछ ऐसा उपबंध करे जिससे हिंदी भाषा जो है वो उभर कर सामने आए और उसका विकास। तो 351। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, जब कभी हम बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाता है। कुल मिला के 22 भाषाएं हैं। देखिए थोड़ा सा और यहाँ पे बात करते हैं। भारत के संविधान में प्रारंभ में आप जानते हैं कि केवल 14 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में थी। फिर इसके बाद में बढ़ते बढ़ते आप देखते हैं कुल मिला के हमारे पास में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा आप देखेंगे कि इसमें 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। फिर अभी हमने बात की थी 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया इसमें। फिर 92वें संविधान संशोधन की बात करें तो कुल मिला के कितनी हो गई? 14 और एक 15 और 3 18, कुल मिला के 18 1992 में होती हैं, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। फिर 92वें संविधान संशोधन सन 2003 में आप देखेंगे तो ये 2004 से प्रभावी हुआ। इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। 96वें संविधान अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा को इसका नाम परिवर्तित किया गया। एक मुद्दा ध्यान रखना इसमें, कब स्टेटमेंट आपसे अगर पूछेगा, मैं यहाँ पे स्टार लगा रहा हूं, अगर स्टेटमेंट पूछेगा तो आपसे ऐसी कुछ पूछेगा। तो 2011 में क्या किया गया कि उड़िया का नाम बदल लिया, इसको क्या बोला गया? ओडिया नाम दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। ठीक है, भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो द्रविड़ परिवार की भाषा जो है ब्राहुई है जो बलूचिस्तान की भाषा है। तो ये सारे मुद्दे आपसे हमने संविधान संशोधनों की बात करी। ठीक है, संविधान संशोधनों की बात की। अब हम बात करते हैं पंचायती राज के बारे में। एक बड़ा मुद्दा है ये, आपको इशू थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखें, चले, पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है और इसका उद्देश्य कि भाई जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना। बस यही एक मुद्दा रहता था कि निचले स्तर पर विकास कैसे करें, निचले स्तर पर विकास कैसे करें। तो ये प्रावधान किया कि भाई ठीक है करते हैं। तो 1992 में 73वां 74वां संविधान संशोधन लाए गए और इसमें विकास की बात कही गई। भाग 9 की बात करें तो पंचायती राज हमने बताया था भाग 9 की बात करता है और जो अनुसूची इसमें 11वीं अनुसूची है, अभी हम देखेंगे इसमें ये अनुच्छेद भी दिए गए इसमें कि अनुच्छेद 243 से 243 या 243 ओ तक पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद और 11वीं अनुसूची जोड़ी जाती है और हमने आपको इसमें बता दिए थे कुल मिला के जो विषय हैं वो 29 विषय यहाँ पे शामिल है। एक खास बात और इसमें थी कि अनुच्छेद 243 खा के खंड 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि क्या त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का ऐसे बात कही गई? तो हाँ, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की बात कही गई यहाँ पे। तो पहले ग्राम है, मध्यवर्ती और इसके बाद में जिला स्तर पर। एक और इसी में शामिल था, अगर 243 खा खंड 2 की बात करें तो इसके अनुसार कहा गया कि मध्यवर्ती जो है, त्रिस्तरीय में से मध्यवर्ती स्तर जो है उसका गठन तभी किया जाएगा जब उस क्षेत्र या उस राज्य में तभी उसका गठन किया जाएगा जहां पे उसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है। ठीक है, 20 लाख से अधिक है। अगर 20 लाख से अधिक नहीं है तो इसका गठन नहीं किया जाएगा। कौन से स्तर का? ये जो मध्यवर्ती स्तर है। तो 20 लाख जनसंख्या वहां की होनी चाहिए तभी जो है उस राज्य, तो वहीं पे जो मध्यवर्ती स्तर जो है उसको गठन किया जाएगा। नहीं तो दो ही स्तर रहेंगे, कौन सा? ग्राम और जिला। हालांकि संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है कि भाई त्रिस्तरीय रहेगी, लेकिन एक क्राइटेरिया दिया गया, अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो मध्यवर्ती भाग आप या स्तर हटा सकते हैं। तो कुल मिला के
29 भाग हैं जिसका उत्तरदायित्व पंचायतों को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें कुछ शक्तियां और प्राधिकार प्रदान किए गए हैं और पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। चलिए ठीक है। तो राज्य को यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 243 गा के तहत पंचायतों को संरचना से संबंधित प्रावधान, पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान जो वो राज्य का विधानमंडल तैयार करता है। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों की अवधि जो है ये सामान्यतः 5 वर्ष होती है, परंतु उन्हें समय पूर्व जो है विघटित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, वैसे सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन अगर लगे कि भाई कुछ दिक्कत है तो फिर उसको 5 वर्ष पहले भी विघटित किया जा सकता है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग के गठन की बात कही गई। तो यह अनुच्छेद 243 झा के तहत दिया गया और 243 मा के तहत यही जो है वित्त आयोग नगर पालिकाओं की जो है स्थिति का भी पुनर्विलोकन करता है। तो ये ध्यान रखना, अलग अलग है तो वित्त आयोग एक ही, लेकिन जो यहाँ पे जो प्रावधान दिए गए वो अलग अलग दिए गए। तो 243 झा ये पंचायतों के लिए है और 243 मा जो है वो नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए बात करता है। ग्राम स्तर पर पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत मामलों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे 20 लाख वाला जो है कि भैया कब कैसे। दूसरा ये भी ध्यान रखना कि इसमें राज्य विधानमंडल की संरचना वो किसमें दी गई, ये पंचायतों की संरचना किसमें दी गई, तो उस अनुच्छेद को ध्यान रखना। बाकी जो करेगा वो राज्य ही करता है, ठीक है, क्योंकि ये राज्य सूची का ही विषय है, तो इस वजह से। और इसमें जो वित्त आयोग है इसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखना, वित्त आयोग का गठन, और हालांकि है तो एक ही वित्त आयोग लेकिन इसमें अलग अलग अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखना। जैसे इधर थोड़ा सा ठीक रहेगा, 243 आई जो है वो पंचायतों के लिए है और 243 वाई जो है ये म्युनिसिपैलिटीज के लिए है, ठीक है, अर्थात नगर पालिकाओं के लिए। तो ये थोड़ा सा आप लोग इसको कंठस्थ करते रहे। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के तहत आप देखेंगे तो राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है कि भाई अपने यहाँ पे राज्यों पंचायती राज्यों का गठन करिए। और ये एक तरह से गांधीवादी विचारधारा है, ओके, गांधीवादी सिद्धांत है, ठीक है। 57 में देखें तो गठित बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था और उन्होंने कहा था कि ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर ऐसा कुछ आप पंचायती राजों का गठन किए करें। और उसी के आधार पर आप देखेंगे कि 1992 में जो है, हालांकि ये जो बलवंत राय मेहता जो है ये इनकी अनुशंसा पे इसका गठन नहीं किया गया था, लेकिन उन्होंने सुझाव एक दिया हुआ था कि ऐसा अगर हो तो ठीक है। लेकिन जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वो कोई और विचारक हैं, कोई और थिंकर हैं, विद्वान हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो ठीक है। तो ध्यान रखना कि पंचायती राज के जनक के रूप में हम इनकी बात करते हैं, बलवंत राय मेहता की, ठीक है। पंचायती राज का जो शिल्पी, जिसके वास्तुकार की बात करें तो ये बलवंत राय मेहता, इनको बोला जाता है। मेहता समिति के बाद के 57 समिति ये 1963 में अपनी रिपोर्ट पंचायतों को सीमित राजस्व शक्ति प्रदान करने तथा राजस्व संबंधी वित्त निगमों की स्थापना की अनुशंसा करती है। पंचायतों की निर्वाचन प्रक्रिया के सुधार हेतु पुनः
के संथामन की अध्यक्षता में समिति 1964 में गठित की गई और इसने अपनी रिपोर्ट 1965 में सौंपी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आप देखेंगे 2 अक्टूबर 1959 में ही कर दिया था। और कहां से किया था? नागौर राजस्थान से किया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की प्रथम जो स्पष्ट संस्तुति थी वो 1986 में एलएम सिंघवी, ध्यान रखना, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो आप ये संवैधानिक दर्जा देखते हैं पंचायतों का, नगर पालिकाओं का, ये इनकी रिपोर्ट के आधार पर ही किया गया था या इनकी सिफारिश के। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी, जिनको हम बोलते हैं एलएम सिंघवी, ये है वास्तुकार बलवंत राय मेहता। और किसके सिफारिश के आधार पर संवैधानिक दर्जा दिया गया? वो एलएम सिंघवी थे। ठीक है, यही मैं बताने कुछ समय कोशिश कर रहा था आपको। 1988 में गठित पीके थुंगन समिति ने भी पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में सम्मिलित करने की संस्तुति दी। पूर्व में 1977 में अशोक मेहता समिति ने भी सहमति व्यक्त की थी। अब ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से स्टेट पीसेस ने फॉर्म किया हुआ था कि भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों पंचायती राज के संबंध में महत्वपूर्ण बात। तो ये भी जो है, हालांकि कहा यह जाता है कि इस समिति को स्पष्ट अनुशंसा नहीं मिली थी, अतः एलएम सिंघवी तथा पीके थुंगन की अनुशंसाओं को ही स्पष्ट संस्तुति मिली हुई थी। तो अशोक मेहता समिति जो 1977 में गठित की गई, उनको मतलब ये नहीं बोला गया था कि ठीक है, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा जब देखा गया कि संविधान में इसको शामिल किया जाए एलएम सिंघवी साहब, फिर इसके बाद में आप देखेंगे 1988 में पीके थुंगन समिति बनी, उन्होंने भी कहा कि तब जाके जो है शामिल किया गया। ओके, जीवीके राव समिति का गठन 1985 में किया गया था और जिसने पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से कराए जाएं ऐसी बात कही थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय, इसमें मैं आपको स्टार लगा के बात करता हूं कि इसको स्टार लगाएं और इसको 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा थोड़ा सा मुद्दा बड़ा है, बाहर भी निकल रहा है। चलिए आ गया। ठीक, अब ठीक है। चलिए, तो 1-2 और फैक्ट रह गए, इसके बारे में हम लोग बात करते फिर। 73वें संविधान संशोधनों का अभिपालन करने वाला प्रथम जो राज्य बना वो मध्य प्रदेश था, एमपी था। वो अलग है, पंचायती राज की जो व्यवस्था की गई वो अलग। नागौर राजस्थान जो आप 69 में देखते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा 59 में देखते हैं पंडित जवाहरलाल, वो अलग। लेकिन जब ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त पंचायती राजों को सबसे पहले जो अनुपालन किया गया है वो मध्य प्रदेश ने किया हुआ है। अनुच्छेद 243(3) के अनुसार पंचायतों में तथा सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात कही गई है, तथा ध्यान रखना नगर पालिकाओं के लिए भी 243(3) के तहत नगर पालिकाओं में भी 1/3 महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई है। तृणमूल लोकतंत्र मतलब ग्रास रूट लेवल पर अगर डेमोक्रेसी की बात करें अर्थात जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। कई बार पूछा गया स्टेटमेंट, विकेंद्रीकरण से है या फिर संपत्ति के बंटवारे से है या फिर संपत्ति अर्जन के लिए है। तो उसमें ध्यान रखना ABCD में दिया गया था या 1 2 3 4 करके दिया, तो वो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से ही संबंधित ये हमारा ये प्रावधान किया गया था। किसी व्यक्ति के लिए पंचायत या नगर पालिका सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है और जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। 243 वाई के तहत नगर पालिकाओं को निर्वाचनों को
भी यही आयोग संचालित करता है और शहरी स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 74वें संविधान अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अच्छा, इस अधिनियम के द्वारा मतलब 243 वाई का के तहत अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि इस संविधान में मतलब इस अधिनियम के द्वारा संविधान में एक नया भाग 19 का और 18 नए अनुच्छेद तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 74वें संविधान संशोधन, ये इस अधिनियम द्वारा मतलब आप देखेंगे कि 74वें संविधान, यहाँ पे लिखो भाई 74वें संविधान संशोधन द्वारा, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 243 था के तहत 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, जिसमें नगर निगम है, नगर परिषद और नगर पंचायतें हैं। तो नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। अच्छा, नगर पालिका के सभी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से उस क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पालिका की कार्यकाल अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। हालांकि इसे समय से पूर्व भी विघटित किया जा सकता है, जैसे हमने पंचायतों के बारे में बात करी थी उसी तरह से नगर पालिका को भी विघटित किया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। नगर पालिकाओं के चुनाव का निर्देशन, नियंत्रण और प्रबंधन राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार में होता है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया, जब मैंने शुरुआत में बता दिया गया था, ठीक है, हमने बताया था, और जिसका उत्तरदायित्व नगर पालिकाओं को सौंपा गया है। राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उन्हें शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 243 या घ के अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया गया। तो जिला योजना समिति का उल्लेख कहां किया गया है उसके बारे में ध्यान रखना। ये 243 वाई घा में बात कही गई है, 243 वाई जेड डी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन की बात, कमिटी की बात कही गई है। उसी तरह से आप देखेंगे एक महानगर योजना समिति की बात करें तो महानगर योजना समिति जो है वो 243 वाइंगा में बात कही गई, अर्थात 243 जेड ई में जो है मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की बात कही गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम 29 सितंबर 1968 को मद्रास में स्थापित हुआ था। ठीक है, कहां पे? मद्रास में 1988 में 1988 में यह स्थापित हुआ था। अच्छा, लॉर्ड रिपन को भारत में भारतीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ठीक है, भारतीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोग रखना। ठीक है, चल ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। चल एक दो और देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 16 के तहत अनुच्छेद 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 323 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए स्थानों के आरक्षण की बात कही गई। 331 के तहत बात करें तो आंग्ल इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के बारे में बात कही गई थी, और जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए यदि राष्ट्रपति को यह राय होती है कि भाई लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो फिर वो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक मतलब 2 से अधिक सदस्य नहीं, मतलब 2 ही सदस्य जो है वो नाम निर्देशित कर सकते थे। लेकिन ये प्रावधान आप जानते हैं 2009 104वां संविधान संशोधन से इसको अभी रद्द रखा गया है, मतलब इसको आगे नहीं बढ़ाया गया इस वाले को। अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित है। आंग्ल भारतीय, और इसको भी ध्यान रखना 333 इसको भी अभी तक आगे नहीं बढ़ाया गया। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जातियों जनजातियों आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए थे, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधनों के द्वारा आगे बढ़ाया गया है। तो शुरुआत में 10 वर्षों के थे, अगर राज्य पे छोड़ दिया गया था कि अगर
उनको लगे कि भाई अभी भी प्रतिनिधित्व इनका पर्याप्त नहीं, तो फिर इसको आगे बढ़ाते जाइए, और जब एक बार आ गया तो एक तरह से चलन बन गया और अभी तक ये चल रहा है। चलिए लास्ट अंतिम 2 फैक्ट। 95वें संविधान अधिनियम 2010 के तहत यह अवधि संविधान के प्रारंभ में 70 वर्ष की गई। 104 में हमने आपको बता दिया था, इसको अभी बढ़ाया नहीं गया है। बाकी SC ST को जो है वो जो प्रावधान है उसको बढ़ा दिया गया है। 38 के तहत देखें, 338 का है तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, और 338 का के तहत या 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग इसके प्रावधान किया गया। और ये प्रावधान आप जानते हैं, जब 338 ए जोड़ा गया है तो ये कब जोड़ा गया है, ये 89वें संविधान अधिनियम 2003 द्वारा इसको शामिल किया गया। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष श्री किशोर मकवाना है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष जो है वो हर्ष चौहान है। ये भी नया डाटा हमने ऐड किया, अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है। हर्ष चौहान ये ST वर्ग, और किशोर मकवाना जो है वो SC कमीशन के अध्यक्ष हैं। और आज का अंतिम फैक्ट, अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। तो 340 में पिछड़े वर्गों के लिए बताते हैं, हमने बात की हुई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया, और 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब ये देखो 102वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा यहाँ पे बी करना, कहाँ गया बी, देखो इसमें ठीक है, इसमें गलत कर दिया, ठीक है, इसमें बी कर लेना आप लोग, नहीं तो बोलेंगे नहीं मास्टर ने गलत पढ़ा, इतना तो होगा ही नहीं हमारा कोई संविधान संशोधन। हाँ इधर ठीक दिया, खा दिया, चलो। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 खा या 338 बी जोड़कर इसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहीर हैं। अनुच्छेद 341 एक के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। तो ये राज्यपाल को एक तरह से राज्यपाल के परामर्श से, अगर मतलब कोई अनुसूचित जाति कैसे नामित करना है, कैसे क्या करना, तो राष्ट्रपति जो है उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके आर्टिकल 341 एक का प्रयोग करते हुए ऐसा कर सकते हैं। अनुच्छेद 342 एक के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति अर्थात ST के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया। तो यहां पे भी वो उस राज्य के राज्यपाल से एक बार सलाह मशविरा करते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये सारे मुद्दे जो है हमने डिस्कस किए हुए, और इसी के साथ में ये पॉलिटी वाला जो एक विषय था ये यहीं से समाप्त होता है। ओके, ये समाप्त होता है। इसकी PDF, इसकी जो PDF है हमने बताया है। PMP प्रोग्राम हमारे यहाँ चलता है मेक IAS में बड़े पैमाने पर। आप यह बहुत नॉमिनल फी है, शायद आप यहाँ रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको मिल, ये चैनल है हमारा, यहाँ पे भी आप बात कर सकते हैं और इस मोबाइल नंबरों पर भी बात कर सकते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो मैं एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन अगर देखना चाहें तो देखिए कई सारे क्वेश्चन जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो मैं 5 मिनट में आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए, एक छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया भाई कैसे जो है किसी दल को राजनीतिक दर्जा प्राप्त होता है। इसमें यह भी दिया गया कि कम से कम भारत के ये 2002 में दिया गया कि कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सके, राज्य स्तर का दल है, कम से कम कितने राज्य का, कम से कम कितने राज्य का। तो हमने बताया था कि 4 राज्य, ये हमने आपको अभी बताया था आपको कि कैसे क्वेश्चन फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद में और भी देखें, लोअर पीसेस में दिया गया कि भाई राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो वो किससे था, ब्रिटिश भारत के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। उसी तरह से अगर देखें तो यूपीपी से 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि, ध्यान रखना, तो उसको हमने बताया था कि क्षेत्रीय दल, ये 8% का जो सबसे लास्ट में क्राइटेरिया था उसके बारे में हमने बात कही थी। बाकी दोनों जो है ऊपर वाले वो
राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो ए और बी जो है वो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। ये देखिए पूरा दिया गया इसमें। ओके देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संस्थापक कौन था, हमने पढ़ाया था आपको, लेबर पार्टी का संस्थापक। ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा गया। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है कि राजनीतिक दल कौन सा है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो इसमें अभी देख लेना आप, क्वेश्चन आएगा कि इसमें कौन सा राष्ट्रीय दल है। ठीक है, क्योंकि अभी अपडेट किया गया है। ओके, तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक क्वेश्चन यहां पूछा गया, ये कब क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है क्वेश्चन कब पूछा गया, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया कि भाई इधर राजनीतिक दल है और इसका गठन का वर्ष क्या है। तो ये हमने आपको बताया था, अभी ये हमने आपको बताया हुआ है। ओके, इसके बाद में सन 2000 में पूछा गया है इसमें कि ये जो है सीटें कितनी किसको मिली है, तो अलग मुद्दा है एकदम से। अभी देखो अभी चुनाव हुए हैं तो ये भी पूछ सकता है कि कौन सी राजनीतिक दल को जो अभी चुनाव हुए हाल में उसको कितने सीटें मिली हुई हैं। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ओके, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, यहां पे आप देखेंगे। ठीक है, ये अलग ही क्वेश्चन है एकदम से। और भी आप देखें तो ये देखिए बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में स्थायी दल व्यवस्था नहीं है, अधिक जनसंख्या में राजनीतिक दल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका कथन जो है वो जो कारण है वो सही कथन की व्याख्या नहीं करता है, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि दल बदल जो निरोधक अधिनियम है, वो जो निरोधक अधिनियम है वो जिस तिथि को अधिनियमित किया गया तो कौन सी तिथि थी। ठीक है, तो हमने बताया था 15 फरवरी 1985 को जो है इसको ये किया गया था। ओके, 2015 में री एग्जाम करके जो है क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें भी आप देखें तो क्वेश्चन ये था कि भारत में संविधान लिखित है, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो इसमें भी दोनों सही थी, इसका जो कथन है, जो कारण है, वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। आंतरिक दलीय व्यवस्था की हमने बात कही थी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, उसको हम आंतरिक दल लोकतंत्र का उपयोग ऐसे होता है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देखो फिर से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दल बदल कानून निरोधक में आच्छादित नहीं है। तो हमने भी बताया था कि भाई यहाँ पे किसी दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, हालांकि ये व्यवस्था जो है बाद में खत्म की गई। ठीक है, बाद में इसको खत्म किया गया। अगर 1/3 सदस्य जो है वो अब शामिल होंगे तब भी उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, तो इसके बारे में हमने बात की हुई थी। देखिए ये आप क्वेश्चन पूछे, राजनीतिक और संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली, तो कब मिली हुई थी आज जानते हैं, हमने बताया था 1985 में मिली थी, ये पढ़ाया अभी जस्ट अभी आपको। ओके, तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तमाम सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, कामराज योजना आप देख लेना, राष्ट्रीय जीवंत करने के लिए जो है ये पूछा गया क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। संविधान संशोधन से आपको सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 2015 में पूछा गया कि 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। ठीक है, तो ओबीसी बात है, हाँ ये इसी वजह से जो है ये काम हो सकता है। अगर विधायक उच्चतम विधायी संस्था नहीं होती संविधान संशोधन करने वाली, तो ये जो है 368 का प्रयोग करते हुए संशोधन नहीं कर सकती, तो इस वजह से ए इसका सही है। तो ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसमें बोला कि दोनों सदनों अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, कौन सा, संविधान संशोधन पे देगा, तो ये वाले ध्यान रखना, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन पूछे गए। अब 368 का प्रयोग करके भी संविधान संशोधन किया जा सकता, कई बार पूछा गया, यहाँ रिपीट किया गया, यहाँ पे किया गया, जीआईसी यूपी जीआईसी में पूछा गया है। यूपी एलडीए में पूछा गया क्वेश्चन, संविधान की पहल की जा सकती है तो किसी भी संसद किसी भी सदन से की जा सकती है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों की जो है समान इसमें भागीदारी होती है। एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म किया गया। तो हमने पढ़ाने के साथ में एक बार आपको ये भी दिखा दी झलक कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप देख रहे हैं पूछे जा रहे हैं, और बहुत आसान आपको लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन आसानी से जो है आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले जो सेशन रहेगा, अगला जो सेशन रहेगा ध्यान रखना वो पर्यावरण से रहेगा। तो हम जो शुरुआत करेंगे वो 16वां आईपीएफ जो रहेगा हमारा, 16वां आईपीएफ जो रहेगा वो पर्यावरण से स्टार्ट होगा। कुल मिला के 14 आईपीएफ यहाँ पे आपको देखेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आईपीएफ में।